दोस्तों, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ पे यूनाइटेड स्टेट्स के डायरेक्ट अटैक के बाद ईरान का रिटेलिएशन शुरू हो गया है। हालांकि ईरान ने अभी डायरेक्टली यूएस को एंगेज नहीं किया है, लेकिन इसराइल पे ईरान का गुस्सा पूरी तरह से फूटा हुआ है। बराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल की ओर ईरान ने लॉन्च की हैं। और इसराइल भी चूंकि लगातार पिछले 8-10 महीनों से लड़ रहा है अलग अलग फ्रंट्स पे, चाहे वो हिजबुल्ला रॉकेट मारता था, फिर वो हमास मारता था, फिर हूती भी मारते हैं, सीरिया से भी रॉकेट्स आते हैं, इराक से भी आते हैं, अब ईरान से आ रहे हैं। तो लगातार इतनी प्रोलॉन्ग वॉरफेयर की वजह से इसराइल का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, सिस्टम है, जो मल्टी टियर सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। एम्यूनेशन की कमी हो रही है इसराइल के पास भी। और बैलिस्टिक मिसाइल्स को वैसे भी इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। रॉकेट्स और मोटार्स की बात अलग होती है, लेकिन जब एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होता है तो उन्हें इंटरसेप्ट कर पाना इतना ईजी नहीं रहता है, और ये दिक्कत इसराइल भी फेस कर रहा है। ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खबरें जितनी भी बाहर आए या ना आए, इसराइल नुकसान तो झेल रहा है। लेकिन चूंकि इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, उसके जीने मरने की बात है, तो इसराइल लड़ रहा है और ईरान पे डायरेक्ट अटैक्स कर रहा है। इसराइल ने भी ईरान पे लगातार अटैक्स किए हैं और ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को तबाह किया है, उनके लॉन्चर्स को तबाह किया है। और यही यहाँ पे देखने वाली बात हो रही है कि आखिर इतने लगातार हमलों के बाद भी अभी भी ईरान लड़ कैसे रहा है। ईरान की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इसराइल ने उड़ाया, उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे इसराइल ने अटैक किया, उनके लॉन्चर्स को तबाह किया। इतने सालों से ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लीगली कोई ईरान का तेल नहीं परचेज करता है। तो आखिर ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, ईरान आखिर अभी तक लड़ाई के मैदान में जमा कैसे हुआ है। तो दोस्तों, ये उतनी मुश्किल बात भी नहीं है समझना। देखिए, अभी लीगली ऐसा तो ऑयल कोई नहीं खरीदता ईरान का, लेकिन जब ईरान पे इतने सारे सैंक्शंस लगे और यूएस ने सारे कंट्रीज़ को प्रेशराइज किया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। इंडिया को इतने अच्छे रेट्स पे ईरान से तेल मिलता था, लेकिन इंडिया को भी ये डील तोड़नी पड़ी, ईरान से तेल लेना बंद करना पड़ा यूएस प्रेशर में आके। हालांकि चाइना एक ऐसा देश है जो अभी भी ईरान से तेल खरीदता है। 90% जो ईरान का तेल है वो चाइना खरीद लेता है। तो चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश है। साथ ही साथ पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंसेस में ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ईरान का अच्छा खासा तेल पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान की भी एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ी हुई है, और ईरान से जो तेल पाकिस्तान में आता है उससे उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है, क्योंकि सस्ते दाम में आता है, ब्लैक मार्केटिंग होकर आता है। इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें तेल महंगा है, ईरान से जो तेल आता है वो बहुत सस्ता आता है। तो जो ऑयल बिल पाकिस्तान का है वो ईरान की तेल की वजह से कम हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए भी ईरान एनर्जी सिक्योरिटी के नज़रिए से काफ़ी ज़रूरी है। ये तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स था कि भाई तेल बिक जा रहा है ईरान का चाइना को और पाकिस्तान को, और ईरान के पास पैसे आ गए। इसके अलावा लेकिन जब फैसिलिटीज़ तबाह कर दी जा रही हैं, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ तबाह कर दी जा रही हैं, तो ये मिसाइल्स कहाँ से आ रही हैं, ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं, लॉन्चर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई ईरान की मदद कर रहा है। और ईरान के जो दो सबसे बड़े एलाइज हैं इस समय, वो हैं चाइना और रशिया। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही है, और हमने देखा कि रशिया को ईरान ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया, ड्रोन्स वगैरह कितने बड़े पैमाने पर सप्लाई किए। इनफैक्ट रशिया को सिखाया कि ये सस्ते ड्रोन्स कैसे बनाते हैं, और अब रशिया खुद अपने यहाँ बड़े पैमाने पर इन ड्रोन्स को बना रहा है। तो दो लेवल पे ये दोनों देश ईरान की हेल्प कर रहे हैं, ओवर्टली एंड कोवर्टली। यानी जो ओवर्टली जो है, यानी खुले तौर पे, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस हो या पब्लिकली स्टेटमेंट्स देना हो, तो दोनों ही देश इसराइल का ईरान पे जो अटैक हुआ है उसको असंवैधानिक करार करते हैं, उसको वॉर क्राइम डिक्लेयर करते हैं। रशिया ओपनली वार्निंग दे रहा है सभी देशों को कि आप इस वॉर को बंद करें, अगर आप ईरान पे इसी तरह अटैक करते रहेंगे तो रशिया को भी इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हालांकि रशिया की इस वार्निंग को अभी कोई उतना सीरियसली ले नहीं रहा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से उलझा हुआ है, और रशिया की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई हैं यूक्रेन के साथ चल रही जंग में। रही बात चाइना की, तो ओवर्टली तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे ही ईरान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोवर्टली यानी छुपे तौर पे चाइना ईरान की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, खास करके हथियारों के मामले में। लगातार ये देखा गया है कि कार्गो प्लेन्स चाइना से उड़ते हैं, उन्हें जाना कहीं और होता है। वो ईरान की एयर स्पेस से उन्हें टर्की जाना है, यूरोप जाना है, ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते ही वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते हैं, यानी कि फिर दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। फिर वो ईरान में उतरते हैं, उन प्लेन्स के अंदर बड़े पैमाने पर हथियार, मिसाइल्स, उनके कंपोनेंट्स, लॉन्चर्स और ये ड्रोन्स वगैरह होते हैं। ये एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही चीज़ें होती होंगी।
और इस वजह से चाइना से बड़े पैमाने पर हथियार ईरान को मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ईरान जो हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक्स भी कर रहा है, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ईरान ने नहीं बनाएंगे। ईरान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, हुथीस के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। यूएस, इंडिया ऐसे देश अभी हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। तो यमन के हूती रेबल्स के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगी तो नामुमकिन सी बात है। तो ये सारी ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाइना से आ रही हैं। जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं उनके कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे हैं, ड्रोन्स चाइना से आ रहे हैं, लॉन्चर्स चाइना से आ रहे हैं। रशिया उन्हें वेपन्स भी दे रहा है और जितना उसके लिए पॉसिबल है, शेल्स वगैरह। उसके अलावा साइबर अटैक के टूल्स दे रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि ईरान ने इसराइल के जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उनको हैक कर लिया। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी कैमरा से जो फीड आ रही थी उसे ईरानियंस देख रहे थे, क्योंकि उनकी कोशिश है, जहाँ इसराइल चाहता है ईरान में रजीम चेंज करना, वहीं ईरानियंस इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करना चाहते हैं। तो ईरान के पास ये जो कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं, चाहे साइबर वॉरफेयर की हो, चाहे ओपन डायरेक्ट वॉरफेयर की हो, तो उस पर रशिया और चाइना का हाथ है, ओवर्टली एंड ओवर्टली। और चाइना बड़े पैमाने पे हथियारों के मामले में ईरान की हेल्प कर रहा है, और इसी वजह से ईरान अभी भी लड़ने में कामयाब है, अभी भी लड़ने में सक्षम है, और इसराइल पे लगातार खतरनाक अटैक्स करते जा रहा है। इसराइल उनकी कितनी भी फैसिलिटीज़ को टेक डाउन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के पास या तो सीक्रेटली बहुत सारा एमुनिशन स्टोर्ड है, या बड़े पैमाने पे चाइना से उसे वेपन्स मुहैया कराए जा रहे हैं। क्योंकि चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान में रजीम चेंज हो। ईरान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है चाइना का, अच्छी खासी प्रेजेंस है चाइना की। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फैक्शन ईरान के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ईरान के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। दुनिया में शायद दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, गैस के रिजर्व्स ईरान के पास है, और उसका 90% हिस्सा चाइना ले लेता है सबसे सस्ते से सस्ते दाम पे। तो ये चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली डील है। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ईरान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ईरान की रजीम चेंज हो, इसलिए चाइना अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है ईरान की। और इस वजह से ये लड़ाई अभी जल्दी ख़त्म होती नहीं दिख रही है। जब तक कि ईरान की रजीम के पास ये फाइटिंग पावर रहेगी, ये वेपन्स मुहैया होते रहेंगे, तब तक ये लड़ाई जल्दी रुकने वाली नहीं है। एक लौता तरीका है इस लड़ाई को रोकने का, या एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने का ईरान के लिए, वो ये है कि रजीम को चेंज किया जाए। हालांकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। जो शाह हैं, शाह के जो बेटे हैं, जिनको कहा जा रहा था कि भाई आप ईरान में आए, बागडोर संभालें, तो वो खुद उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी तरफ से कोई क्लियर कट रिप्लाई नहीं मिल रहा है। प्लस ईरान के लोग भी नहीं चाहते कि कोई शाह के उन्हें रूल करें, या यहाँ की रजीम इन्हें रूल करें। 60% लोग चाहते हैं कि उनके बीच का अपना आदमी हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, वो नया लीडर बने। लेकिन उनके पास अभी ऐसा कोई लीडर है नहीं। लीडरशिप की कमी है इस समय ईरान के अंदर। और 40% आबादी अभी भी इस मुल्ला रजीम के अगेंस्ट नहीं है, इतनी अगेंस्ट नहीं है कि इसका तख्ता पलट दिया जाए। तो ऑब्वियसली लीडरशिप को चेंज करना, खमैनी को हटाना और वहाँ किसी और को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, और ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि किसी भी देश में सरकार को बदलना, वहाँ पे तख्ता पलट करवाना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन पिछले 3 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की को अभी तक रशिया वहाँ से हटा नहीं पाया। जेलेंस्की अभी भी हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन रशिया अभी भी यूक्रेन में तख्ता पलट नहीं कर पाया। जबकि यूक्रेन और रशिया सेम ओरिजिन के लोग हैं। रशिया के लिए ऐसा कर पाना कंपैरेटिवली ईजी होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे तो इसराइल और ईरान दो सिविलाइजेशनल तौर पे एक दूसरे के अगेंस्ट दो सिविलाइजेशंस हैं, तो इनके लिए रजीम चेंज कर पाना ईरान में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो सारी चीज़ें अभी दिखाती तो यही हैं कि अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जब तक ये कोई डिसाइसिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर नहीं होती, या ईरान के लोगों में, ईरान की रजीम में ये समझदारी नहीं आती कि वो ये ना समझें कि इससे उनके देश का नुकसान हो रहा है, उनके देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, जब तक कि वो अपनी फंडामेंटलिस्ट विचारधारा को छोड़ के अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक इस लड़ाई का रुकना फिलहाल तो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।